Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 12th chemistry with the very first chapter, that is solution. So in this lecture we are going to discuss about the Henry's law, right? हम इस लेक्चर में हेनरीज लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सो हेनरीज लॉ जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में बताता है. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंडेंस किस पे जाती है, प्रेशर पे, है ना. कि क्योंकि प्रेशर जो हमारी गैस और लिक्विड है दोनों ही कंप्रेसिबल है, इस वजह से हमारी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो डिपेंडेंस जाती है प्रेशर पे. और इसी डिपेंडेंस को मॉडिफाइड वर्जन में कह सकते हैं या फिर एक्सप्लेन किया था हेनरी ने और उसका नाम दे दिया हेनरीज लॉ. ठीक है, तो हेनरीज लॉ ने क्या कहा था, अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन. तो अगर सपोज किया मेरे पास एक ऐसा बीकर है, ठीक है, और उसमें इस लेवल का पानी है, तो क्या कह रहा है वो, जो यहाँ पर वेपर प्रेशर होएगा और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, जो कि इसके ऊपर, मतलब कि ये सॉल्यूशन है ना, इसके ऊपर जो भी पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट होएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा. सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर गैस की सॉल्युबिलिटी हम पढ़ रहे हैं लिक्विड में तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड. मतलब इस सरफेस के ऊपर जो भी यहाँ पे मेरा पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट होएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर जो कि एक लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा. तो ये हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट थी. फिर उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया, PA इज इक्वल्स टू KH का ये. बाय द वे फॉर्मूला था PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KA. सपोज किया कि जो मेरी A है कोई गैस है, A जो है वो मेरी कोई गैस है, तो अगर A मेरी कोई गैस है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा उसके मोल फ्रैक्शन के, उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा. इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हेनरीज ने अपना एक कांस्टेंट दिया, दैट इज KH. हेनरी ने अपना एक कांस्टेंट दिया KH क्योंकि हमें प्रोपोर्शनैलिटी हटानी थी. और A जो है ना कोई भी गैस है, एज्यूम किया कि A मेरी कोई गैस है, तो उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है पहले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसके मोल फ्रैक्शन के, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हेनरी ने एक कांस्टेंट दिया, दैट इज KH. दैट इज KH, where KH is the Henry's constant, where KH is the Henry's constant. ठीक है, तो काई क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्यूशन. हमने सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ रहे थे. हमने क्या पढ़ा था कि जो लिक्विड है उसके हमने गैस डाली है, उसके अंदर हमने गैस डाली है, तो जो हमारी गैस में होगी उसका मोल फ्रैक्शन को हमने डिनोट किया काई ए से उस सॉल्यूशन के अंदर, राइट. देन PA दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन के ऊपर क्या उसका पार्शियल प्रेशर है, ये सॉल्यूशन है मेरा, ठीक है, ये उसका लेवल है, इसके ऊपर भी तो गैसेस प्रेजेंट होगी, उस गैसेस का जो प्रेशर होएगा उसे हमने क्या कह दिया, पार्शियल प्रेशर, जो कि सॉल्यूशन के ऊपर है. ठीक है, ये लिक्विड का अगर एक वैल्यू है, इसके ऊपर जो भी मेरे पास प्रेशर है उसको हम कह दिया पार्शियल प्रेशर. एंड देन KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे. गैस का नेचर कैसा है, मोनोटॉमिक, डायोटॉमिक, ट्रायोटॉमिक, कैसा नेचर होएगा उस पर डिपेंड करेगी KH की वैल्यू. सो हेनरी ने क्या कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, और इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हमने क्या बोला, PA की वैल्यू जो है वो KH काई A के बराबर होगी, वेयर KH इज ए हेनरीज कांस्टेंट जो कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा. ठीक है, काई A जो है वो हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, एंड PA जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है अबव द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के ऊपर जो भी मेरे पास पार्शियल प्रेशर होएगा उसका है. ठीक है, तो ये हेनरी ने कहा था. हेनरी अगेन हम पढ़ते हैं कि हेनरी की डिपेंडेंस किस पे थी, कि जब हमने लिक्विड में गैस को डिसॉल्व किया,
लिक्विड में एक गैस को डिसॉल्व कर रहे थे, तो क्या हुआ था कि जो हमारे पास जो उसकी सॉल्युबिलिटी थी वो डिपेंड कर रही थी प्रेशर पे, ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही थी, बट कंपेरेटिवली प्रेशर पे ज़्यादा डिपेंड कर रही थी क्योंकि जो गैस है वो कंप्रेसिबल है, ठीक है। इसी वजह से हेनरी ने अपना एक लॉ प्रोड्यूस किया था, क्योंकि हेनरी ने ही इस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को स्टडी किया था और उन्होंने अपना लॉ प्रोड्यूस किया था, दैट इज हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो मेरी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर में। किस पे डिपेंड करेगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर जो भी पार्शियल प्रेशर होएगा गैस पे उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो हमारे पास वहां से फॉर्मूला आया था कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई के, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो मोल फ्रैक्शन में ही हम डिनोट करेंगे कि कितना गैस सॉल्युबल है और वो हमारी मोल फ्रैक्शन से आती है, राइट। अब उधर से प्रोपोर्शनैलिटी हटा के जो हेनरी थे उन्होंने अपना एक कांस्टेंट भी दिया नोन एज हेनरीज कांस्टेंट, दैट इज KH, ठीक है। और ये KH हर एक गैस के लिए डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ गैस, कि नेचर कैसा है गैस का, उसके वजह से हर एक वैल्यू पे डिपेंडेंस आती है, हर एक गैस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होती है और ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है KH की वैल्यू। तो KH की वैल्यू हमें याद नहीं करनी, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी। हमें क्या याद रखना है कि जो मेरा हेनरीज लॉ है वो फॉर्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH काई, ठीक है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस into KH is equals to partial pressure of gas above the solution। ये हमारा हेनरीज लॉ कहलाता है। तो कंक्लूजन क्या है हेनरीज के? स्टेटमेंट तो हमने डिराइव कर दी कि ठीक है भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मेरा फॉर्मूला है, बट एक्चुअली कंक्लूजन क्या है, क्या स्टेट कर रहा है, क्या उसकी डेप्थ है, वो है कि जो हेनरीज कांस्टेंट है, सबसे पहली बात कि जो मेरे पास फॉर्मूला है दैट इज PA इज इक्वल्स टू KH काई A, इसमें सबसे पहली बात है उसने अपने कांस्टेंट की वो करी, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट की करी। KH जो है वो फंक्शन है नेचर ऑफ गैस का, जैसे ही नेचर ऑफ गैस चेंज होगी वैसे ही KH की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो डिपेंडेंस किस पे जाएगी KH की वैल्यू की? नेचर ऑफ गैस की, कि गैस का नेचर कैसे है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, ये सारी गैसेस कैसी हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर KH की वैल्यू डिफाइन होगी। इसी वजह से हर एक गैस के लिए KH की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एट पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब उसने क्या बोला कि जितनी भी KH की वैल्यू कम होगी उतना ही सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? देखो यहाँ पे PA इज इक्वल्स टू KH काई है, राइट, और काई यहाँ पे क्या बता रहा है? सॉल्युबिलिटी बता रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि PA डिवाइडेड बाय KH इज इक्वल्स टू काई है। ये बोल सकते हैं ना हम कि जो PA है डिवाइडेड बाय KH मोल फ्रैक्शन के बराबर है। सिंपल, इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से अगर हम देखा जाए, प्रोपोर्शनैलिटी निकाली जाए, तो काई A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो गया PA के, जो कि तो हेनरीज लॉ है, लेकिन जो काई A है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया KH के, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, हमने पढ़ा ही है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी क्या बताती है कि अगर एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी चीज डिक्रीज करेगी। मतलब कि अगर KH ने इंक्रीज किया तो मेरी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, अगर KH की वैल्यू कम हुई तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। यही हमारा सेकंड कंक्लूजन आता है कि अगर KH मतलब मेरी कांस्टेंट वैल्यू की जो है वो कम हो रही है तो मेरी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो मेरी सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हेनरीज कांस्टेंट के। ये सेकंड कंक्लूजन आया। दोबारा समझ लो कि जो काई ए की वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हेनरीज कांस्टेंट के। इसी वजह से अगर मेरे को सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कम ही होनी चाहिए। ये था सेकंड कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन क्या आया था? The value of KH increases with the increase of temperature, implying solubility decreases with increase in pressure। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जो हमारी KH की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा,
बिकॉज याद करो जो सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है KH के। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर T ने इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, KH की वैल्यू इंक्रीज करी, तो सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि जो काइए है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है KH के और काइए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये हमारे पास कहाँ से आया था? ली शैटले प्रिंसिपल से आया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी? क्योंकि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग अलग शुरू होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये हमें ली शैटले प्रिंसिपल ने कहा था। तो इसी वजह से अगर हमारी सॉल्युबिलिटी को हमने इंक्रीज करनी है तो टेम्परेचर और KH की वैल्यू दोनों ही कम होनी चाहिए। तो एक बार ये और पढ़ लेते हैं कि मेरे पास क्या था, हेनरीज कांस्टेंट क्या था, PA जो है वो हमारे पास KH काई A के बराबर होता है, where KH is a Henry's constant, chi is the mole fraction of the gas and PA is the partial pressure of the gas। पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या है कि जो मेरे पास PA की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई A की, मतलब कि जो पार्शियल प्रेशर होएगा वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस पे। थर्ड, जो मेरी काई A है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है KH के। ठीक है, मतलब कि हेनरीज कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर काई H की वैल्यू कम होती है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। एंड फोर्थ कि जो काई A है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका मतलब कि टेम्परेचर की वैल्यू अगर कम होती है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ये हमारा गैस इन लिक्विड का कॉन्सेप्ट है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि ये 4 पॉइंट्स अगर आप याद कर लो ना तो आपका हेनरीज लॉ क्लियर हो गया है ना। सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड क्लियर हो गया, क्योंकि हेनरीज लॉ ने कहा है कि पार्शियल प्रेशर हेनरीज कांस्टेंट इनटू काई A के बराबर होता है। दूसरा कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। तीसरा, अगर सॉल्युबिलिटी को मेरे को इंक्रीज करनी है तो KH की वैल्यू डिक्रीज करनी ही पड़ेगी। एंड फोर्थ वन, अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है अगेन टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी ताकि मेरी रिएक्शन बैकवर्ड ना शिफ्ट हो, फॉरवर्ड ही जाती रहे। सो दिस वाज होल अबाउट द हेनरीज लॉ। ठीक है, कि उसने क्या चीज स्पेसिफाई करके बताई थी। एंड दिस इज होल अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि गैस और लिक्विड में जब सॉल्यूशन बन रहा है तो डिपेंडेंस कहाँ पर आ रही है। डिपेंडेंस सबसे पहले आई टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इंक्रीज करते ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया था और जैसे ही बैकवर्ड वो शिफ्ट हुआ तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स थे वो अलग अलग होना शुरू हो गए और अलग अलग होने से सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज आ गया। दूसरा, प्रेशर पे, क्योंकि गैस, अब हमने सॉलिड एंड लिक्विड में हमने बोला था कि प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड है वो कंप्रेसिबल नहीं है, बट गैस को तो जितना मर्जी आप कंप्रेस कर लो। यहाँ पे मेरे अभी भी हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, आप जितने मर्जी अपना कंप्रेस कर लो, गैस से इजीली कंप्रेस हो सकती है। इसलिए यहाँ पे प्रेशर का रोल आएगा और इसी प्रेशर का रोल को हेनरी ने डिफाइन किया था बाय हिज लॉ, हेनरीज लॉ। उन्होंने क्या बोला था, अगर मेरे को सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी एक लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के लेवल के ऊपर यहाँ पे जो भी गैस का पार्शियल प्रेशर होएगा उसी पे ही डिपेंड करेगी हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो उधर से उन्होंने बोला कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई A के। सो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH काई A। पार्शियल प्रेशर किसके बराबर है, KH काई A, वेयर KH इज ए हेनरीज कांस्टेंट। अब हमने यहाँ से देखा कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है KH के, मतलब अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करी है तो KH की वैल्यू डिक्रीज ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो KH है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि गैस मेरी कैसी है।
एंड काई ए जो है अगर मेरे को सॉल्युबिलिटी अगेन इंक्रीज करनी है तो टेम्परेचर की वैल्यू उतनी ही डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि काई ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये तो हमने खुद डिफाइन किया है, नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द ली शैटले प्रिंसिपल, हमने वो ही स्टेटमेंट याद करनी है, ठीक है। ली शैटले प्रिंसिपल वाली स्टेटमेंट याद करनी है, हमने ये नहीं लिख के आना, ये मेरी मेम्ब्रेन्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों चीज़ इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज ही होएगा, दोनों चीज़ डिक्रीज करेगी तो डिक्रीज ही होएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक चीज़ इंक्रीज करेगी दूसरी चीज़ डिक्रीज करेगी, इसलिए मैंने प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंग रख दिया, क्योंकि मेरे को याद रहेगा कि प्रोपोर्शनैलिटी को से बैलेंस इजीली हो जाता है, राइट। तो ये हमारा हेनरीज लॉ एंड सॉलिड गैस एंड लिक्विड था। अब ये जो हेनरीज लॉ है, लॉ तो बना दिया, एप्लीकेबल कहाँ है, एप्लीकेशन ही नहीं होगी तो क्या फ़ायदा उस लॉ का, है ना। तो इसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, जब हम अपने सोडा बेवरेजेस बनाते हैं, हम इसके आज 3 एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले जब हम सोडा बेवरेजेस बनाते हैं, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते ही हैं, ठीक है, कोको कोला, फेंटा, लिम्का, तो ये जब बनते हैं, ठीक है, इसमें हेनरीज लॉ का यूज़ किया जाता है। आपने गेस किया होगा, जब भी आप कोक की बॉटल, जनरली तो हमारा वही है कि कोक की बॉटल जब भी आप ओपन करते हो तो एकदम से एफिशिएंस आती है, बहुत ज़्यादा वेपर्स ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, ऊपर की तरफ उठ के आते हैं, और आप 2 मिनट उसको स्टेबल रखते हो तभी, वरना एकदम स्प्लैश आउट हो जाता है, राइट। तो क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जब हम कोल्ड ड्रिंक को एक बॉटल में वो लोग बंद करते हैं तो उसके अंदर प्रेशर की जो क्वांटिटी होती है उसको एक कांस्टेंट कर देते हैं। बाहर के प्रेशर और बॉटल के अंदर के प्रेशर में बहुत डिफरेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सॉल्युबल करनी है, ठीक है। हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो ऊपर वेपर्स आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस हमने एक लिक्विड में सॉल्युबल करनी है, मतलब कि उसको डिजॉल्व करनी है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ही होगी वो चीज़, और जैसे ही जब हम उसको ओपन करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस आ जाते हैं, प्रेशर में हमेशा चेंजेस आ जाते हैं। तो उस चेंजेस की वजह से क्या होता है कि जब भी हम ओपन करते हैं वो एकदम से गैस स्प्लैश आउट हो जाती है, क्योंकि प्रेशर चेंज हो जाता है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग कि हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस प्रेशर पे ही डिपेंड करेगी, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगी। तो जैसे ही उसका प्रेशर इंक्रीज कर गया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई, इसलिए ही बॉटल के अंदर प्रेशर जो है वो ज़्यादा रखा जाता है, और जैसे ही हमने ओपन किया उसे तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गई, मतलब थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम हुआ, सॉल्युबिलिटी कम हुई, सॉल्युबिलिटी कम होते ही तो गैस एकदम स्प्लैश आउट हो जाती है। सो क्या कह रहे हैं, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, मतलब कि अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी एक ड्रिंक के अंदर करनी है इंक्रीज, तो क्या होता है कि जो प्रेशर है वो हाई करा जाता है, प्रेशर को हाई रखा जाता है। द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, मतलब कि जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स बनते हैं और सोडा वाटर्स जो बनते हैं, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। तो बॉटल को हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है। क्यों हाई प्रेशर में रखा जाता है? जितना ज़्यादा प्रेशर होएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी इंक्रीज होगी, राइट। तो इसलिए गैस जब हम बॉटल को देखते हैं तो कितनी सॉलिड फॉर्म में आती है, अगर आप कैन वगैरह देखो कितनी हार्ड होती है वो, है ना, उसको जैसे ही ओपन करते हो वो बिल्कुल सुकड़ सी जाती है। अगर आप कैन का एग्जांपल लो तो क्या होता है कि जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं वो बिल्कुल कमज़ोर सी हो जाती है ना, और जब वो प्रॉपर हम मार्केट से बाय करते हैं वो बिल्कुल सॉलिड होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेशर हाई होता है, और प्रेशर हाई होने की वजह से गैस की सॉल्युबिलिटी भी हाई होती है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको ओपन कर दिया उसके अंदर जो प्रेशर था वो रिड्यूस हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, और रिडक्शन ऑफ दैट के वजह से ही जो हमारी गैस है वो बाहर आ जाती है, सारी गैस रिमूव आउट होगी, और जो गैस जो अंदर कंटेनर था वो पिचक सा जाता है, वो सुकड़ सा जाता है। सो कार्बोनेटेड बेवरेजेस वंस यू पॉप द टॉप, ऑब्वियसली जैसे ही हमने पॉप किया द एक्सटर्नल प्रेशर हैज़ बीन रिड्यूस, तो बाहर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया, एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गोज डाउन, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसी वजह से कॉक की जो बॉटल्स होती है, कैंस होती है, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर इंक्रीज कर गया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन प्रेशर डिक्रीज कर गया तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर देगी, क्योंकि हमें पता है पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई ए के।
ठीक है। तो मोल फ्रैक्चर अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है तो प्रेशर भी इंक्रीज होएगा। इसी वजह से ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है हेनरीज लॉ की। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि स्कूबा डाइवर्स। पहली तो वही होगी स्कूबा डाइवर्स। अब क्या होता है स्कूबा डाइवर्स कौन से होते हैं? जो स्कूबा डाइविंग करते हैं, जो डेप्थ ऑफ द सी में जाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ को देखने के लिए। तो क्या होता है जब स्कूबा डाइवर्स, ठीक है, अपने सी लेवल, ये कुछ सपोज के सी लेवल है और ये कुछ पानी का डेप्थ लेवल है, ये वाटर लेवल है और ये कुछ मेरे पास है लैंड एरिया। तो ऑब्वियसली वो लैंड से इधर की तरफ जा रहे हैं। तो अब देखो कोई भी चीज यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, डेप्थ में जा रहा है, तो उसके ऊपर तो प्रेशर आएगा ही। और हमें पता है अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो मतलब जो हमारी बॉडी में हार्मफुल गैसेस भी होती हैं, हमें पता है हम फूड डाइजेस्ट कर रहे होते हैं तो हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं जो हम एक्सेल आउट करते हैं, राइट। तो वो गैसेस जो होती हैं वो हमारी बॉडी के ब्लड में डिजोल्व हो जाएंगी। क्यों? प्रेशर इंक्रीज कर गया, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, और जितना वो डेप्थ में जाता रहेगा उतनी ही प्रेशर इंक्रीज करती जाएगी, उतनी ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। तो बॉडी में जो अगर हार्मफुल गैसेस भी हैं वो भी ब्लड में डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन हुई, चलो वो तो काम आ जाएगी हमारी बॉडी में कि हमारे जो ऑर्गन्स है उधर यूज हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ऐसी गैसेस हैं, तो क्या होगा, वो सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज कर जाएगी। और जैसे ही वो वापस आएगा, ठीक है, हार्मफुल गैसेस अगर डिसॉल्व होगी, हार्मफुल गैसेस ऑर्गन्स के पास पहुंच गई तो अल्टीमेटली हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके प्रिवेंशन भी हम हेनरीज लॉ के हेल्प से करते हैं। तो क्या होता है, स्कूबा डाइवर्स ऑन गोइंग डीप सी हैव हाई प्रेशर। जैसे ही वो समुद्र के अंदर जाते हैं उनके पास बहुत हाई प्रेशर हो जाता है, ड्यू टू विच सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इंक्रीजेस। जो बाहर की जो जितनी भी गैसेस होती है, इवन ही हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी गैसेस हो जाती है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है हमारे ब्लड के अंदर। और जैसे ही वो वाटर लेवल से बाहर कभी ना कभी तो आएगा ही लैंड पे, ठीक है, तो उसमें उसके बॉडी के अंदर वो गैसेस अभी भी थोड़ी बहुत डिजॉल्व्ड रह जाती है, जिसके वजह से एकदम प्रेशर में डिफरेंस आ रहा होता है। तो उसके वजह से बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, एकदम कवर अप नहीं कर पाती। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में बेंड्स आ जाते हैं। बेंड्स क्या, वो जो सॉल्युबल गैसेस होते हैं ना, उसके वजह से बेंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर रहा होता है और प्रेशर डिक्रीज करते टाइम ही वो गैस रिमूव आउट हो रही होती है और रिमूव के चक्कर में वो बेंड्स कॉज कर देती है। तो क्या होता है, this releases the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in blood causes bend। तो ये बेंड्स होते क्यों हैं? क्योंकि ये बबल्स ऑफ नाइट्रोजन बन जाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हार्मफुल गैसेस भी डिसॉल्व हो सकती है और नाइट्रोजन हमारी बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं है, तो इसलिए ये जो नाइट्रोजन जब डिसॉल्व हो जाती है इसके कुछ वेपर्स बन जाते हैं, इसके कुछ गैशियस फॉर्म बन जाती है जो कि बैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बैंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसके वजह से एक स्कूबा डाइवर की डेथ भी हो सकती है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि जो इनके टैंक्स होते हैं ना, आपने देखा ही होगा कि जो इनके पीछे बैग्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, उसमें हम डाइल्यूटेड हीलियम प्रोड्यूस कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी में सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाए, जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाए। सॉल्युबिलिटी को कैसे कम कर सकते हैं हम? अगर मेरे पास KH की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाए, और यहाँ पे हीलियम की जो KH की वैल्यू होती है वो हाई होती है, वो बहुत हाई होती है। इसी वजह से हमने हीलियम को डाला, क्योंकि उसकी जो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है वो हाई है, और हाई होने की वजह से उसने सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देना है हमारी ब्लड के अंदर। तो आई थिंक ये वाला स्कूबा डाइवर्स वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिवाइज करते हैं कि क्या होता है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो इस लैंड के सरफेस से जब वाटर के अंदर जा रहे होते हैं तो उनके बॉडी के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। बॉडी के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर गया तो अंदर जो गैसेस हैं, ठीक है, उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई, तो जो हमारी हार्मफुल गैसेस हैं वो भी ब्लड में मिक्स हो जाती है और डिसॉल्व हो जाती है। तो जब ये वापस अपने लैंड पे आ रहे होते हैं तो क्या होता है, वो जो नाइट्रोजन गैस, जो हार्मफुल गैसेस है हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो गई है, उनके कुछ बबल्स बन जाते हैं,
ठीक है, और उस बबल से बैंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिससे डेथ भी हो सकती है। इसी बैंड्स को रिकवर करने के लिए, मतलब ये ना होए प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि इनके टैंक्स के अंदर डाइल्यूटेड हीलियम डाल दी जाती है ताकि वो बैंड्स ना हो, क्योंकि हीलियम की जो केएच कांस्टेंट की वैल्यू होती है, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज कर जाएगी। ये रीज़न है कि इनके टैंक्स में डाइल्यूटेड हीलियम होती है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि वाई हीलियम इज इंड्यूस्ड इन द टैंक्स ऑफ स्कूबा डाइवर्स। क्वेश्चन ये है, बट कॉन्सेप्ट कौन सा है? हेनरीज लॉ का। So be careful during these questions. I hope this is very clear to you. This concept is कि स्कूबा डाइवर्स के टैंक्स में क्यों हीलियम प्रोड्यूस की जाती है, ताकि बैंड्स ना पड़े। और बैंड्स होते क्यों है? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से हार्मफुल गैसेस हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाती है, राइट। नेक्स्ट इज फॉर द हाई एल्टीट्यूड्स। अब ये तो हमने कर ली सी लेवल की बात, अब हम करते हैं माउंटेनियस रीजन की बात। माउंटेन्स में क्या होता है, आपको पता ही है, जब हम हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। जनरली ही बोला जाता है कि जिसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा माउंटेन्स में जाना अवॉइड करे, राइट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर हाई होता है, सो प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है। ग्राउंड लेवल से वहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू होती है कम होती है, इस वजह से ऑक्सीजन की प्रेशर सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। और जब हमारी बॉडी में, ठीक है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर दी तो हमारे ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके वजह से ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता, सोचना, ठीक है, समझना, ऐसे चीज़ें जो हमारी डेली यूज़ की काम है वो नहीं कर पाता। और इस डिजीज़ को हम कहते हैं अनोशिया, ठीक है। तो जो ये पहाड़ी लोग होते हैं, जो मतलब माउंटेनियस रीजन पे रह कहते हैं, ठीक है, उनको कई बारी ये प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे कई बारी ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाता है, प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन का वैल्यू कम हो जाता है और उस वजह से उनको ऑक्सीजन की कमी फील हो सकती है, उनके ब्रेन को एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से उनके थिंकिंग प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये कभी कभी ही होता है, जनरली नहीं होता है, और ये इस डिजीज़ को हम कहते हैं एनोशिया, ठीक है। So at high altitudes the partial pressure of oxygen is less than at the ground level. So ground level से जो plain area होते हैं और जो high mountainous region होते हैं, तो उधर mountainous region में pressure जो होता है वो कम होता है, ठीक है। As a result there is a low concentration of oxygen. तो pressure कम तो solubility भी कम, तो इसलिए ऑक्सीजन की वैल्यू भी कम। तो क्या होता है कि ब्लड और टिश्यूज़ के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके वजह से हाई एल्टीट्यूड में थोड़ी लिविंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब रहने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, हमारा ब्रेन में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो थिंकिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, और इसी डिजीज़ को हम एनोशिया कहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहाँ है? सबसे पहला कॉक बेवरेजेस में, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वो प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं लिक्विड का, ताकि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो, प्रेशर इंक्रीज हो और हमारी कोल्ड ड्रिंक जो है वो प्रिजर्व्ड रहे। सेकेंड थिंग इज सी लेवल। एट सी लेवल क्या होता है, जो वाटर लेवल होता है हमारे पास, ठीक है, उधर से जब स्कूबा डाइवर अंदर जा रहा होता है, उधर से प्रेशर उस पर इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने से जो हमारे अंदर की हार्मफुल गैसेस भी हैं वो बॉडी में डिसॉल्व हो जाती है। सो जब वो इधर मतलब कि वाटर लेवल से सी लेवल के अंदर से डेप्थ से बाहर आ रहा होता है, तो सॉल्युबिलिटी एकदम से डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है, और उसकी वजह से नाइट्रोजन के कुछ बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बेंड्स, और वो बेंड्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है, इवनली डेथ भी हो सकती है। तो उस बेंड्स को प्रिवेंट करने के लिए स्कूबा डाइवर्स के टैंक में डाइल्यूटेड हीलियम डाल दी जाती है, क्योंकि हीलियम की हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो केएच की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाती है और बेंड्स नहीं होते। नेक्स्ट इज दिस हाई एल्टीट्यूड।
पहाड़ों के रीजन में, माउंटेनियस रीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि कई बार वहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाती है तो बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उसे चाहिए होती है, और उसके वजह से जो ब्रेन है वो थोड़ा वीक हो जाता है, उसमें थिंकिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती, जिस डिजीज़ को हम एनोशिया कहते हैं। और ये कभी कभी ही होता है जब प्रेशर रिड्यूस हो जाए माउंटेनियस रीजन। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू कि हेनरीज लॉ क्या है, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन क्या है। अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि क्यों जो एक्वेटिक फिशेज हैं, स्पीशीज हैं, वो कंफर्टेबल होते हैं लेक्स में विंटर सीजन में। कहने का मतलब क्या है कि ठंडे टाइम पे, ठंड के टाइम पे क्यों फिशेज कंफर्टेबल होती है। व्हाई डू एक्वेटिक स्पीशीज लाइक फिश फॉर मोर कंफर्टेबल इन द लेक्स इन विंटर्स देन इन समर। ठंड के टाइम पे जो ये फिशेज होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू समर। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या हमने बात की थी कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है, वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। कहने का मतलब क्या, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर गई। मतलब कि क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज मतलब समर्स, गर्मियों के टाइम में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज मतलब उनको जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड पानी में चाहिए होती है वो कम हो जाएगी। और जब उनको एक्वेटिक एनिमल्स को एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो वो अनकंफर्टेबल रहेगी। वही बात अगर विंटर्स की जाए तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज कर जाती है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करगी तो उनको जो इतनी भी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो मिल जाती है एक्वेटिक फिशेस को, और वो कंफर्टेबल फील करते हैं। सो बेसिकली क्या है, एक्वेटिक स्पीशीज नीड्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। हमें पता है कि वो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर वो ही कंजर्व करती है। एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेज, अगर सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो कम हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाती है लेक्स के अंदर समर सीजन में, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करके। वेयर एज इन विंटर्स में क्या होता है कि जो टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और उस वजह से ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत अच्छे अमाउंट में एक्वेटिक स्पीशीज को मिलती है, जिसके वजह से वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं विंटर्स के अंदर। तो सॉल्युबिलिटी हाई होती है, लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी हाई होएगी, सॉल्युबिलिटी हाई होएगी, वेयर इज हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी जो होगी वो लो हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे हम बोले KH की वैल्यू ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। अगर KA की वैल्यू डिक्रीज तो मतलब सॉल्युबिलिटी की जो KH की वैल्यू है वो इंक्रीज करके। ठीक है, ये हमारे पास हेनरीज लॉ है। तो यहाँ तक हेनरीज लॉ का कॉन्सेप्ट था। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। थ्योरेटिकली हेनरीज लॉ आपको बिल्कुल टिप्स पे आ गया होगा कि बेसिकली क्या क्या हेनरीज लॉ कह रहा है। सो नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन फॉर्म करते हैं हेनरीज लॉ के बेस पे। हेनरीज लॉ कांस्टेंट, अब उसने बोला कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया, ये हमारी गैस है दैट इज सॉल्यूट, और मेरा वाटर क्या है सॉल्वेंट, इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मतलब लॉ हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है, KH की वैल्यू दी हुई है 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल, और टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, मेरे को नंबर ऑफ CO2 निकालना है इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। ठीक है, मेरे को 500 ml सोडा वाटर दिया हुआ है व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, PA की वैल्यू दी हुई है 2.5 ATM, प्रेशर है 298 केल्विन, मतलब कि टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट ही है।
टेम्परेचर जो है मेरा कांस्टेंट है, मुझे क्या क्या दिया हुआ है, हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर दिया हुआ है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। इधर से अब हमने निकालना है नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। अब मुझे पता है कि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला है PA इज इक्वल्स टू KH काई, और काई क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ए सॉल्यूशन, मतलब A प्लस B, ऐसे निकालते हैं। ये हमारा इनटू में KH और इट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर की मेरे को वैल्यू दी हुई थी 2.5 एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर को पहले हम पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे, और 1 ATM जो होता है वो होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे मेरे पास प्रेशर की वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। KH की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 1.67 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। हमने अपना फॉर्मूला लगाया, वहाँ से हमने काई की वैल्यू निकाली, ये जो हमारी काई है ना, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब ये काई किसके बराबर होता है, जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज जो भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। पूरे सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको जब हम डिवाइड कर देंगे, और ये किसके बराबर आ रहा है, 0.00152 के बराबर आ रहा है। अब हमने एज्यूम करके चला कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हमें पता है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट जो होएगा मेरा 90% होएगा, और सॉल्यूट जो होएगा वो मेरा 10% प्रेजेंट होएगा। सॉल्वेंट 90% होएगा, सॉल्यूट 10% प्रेजेंट होएगा, जिसके वजह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जो होंगे वो हमेशा ज़्यादा ही होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, बहुत ज़्यादा होंगे कंपेरेटिवली। तो इसलिए मैंने CO2 की वैल्यू को अभी नेग्लेक्ट करके चलेंगे और H2O की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो मेरे को कितना गिवन था, क्वेश्चन में आओ वापस, कितना मेरे को गिवन था, 500 ml ऑफ सोडा वाटर गिवन था। तो बेसिकली ये क्या मेरे पास गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, तो जो हमारा 500 ml है वो हमारा गिवन मास हो गया, और मुझे पता है मोलर मास ऑफ वाटर जो होता है वो 18 ग्राम ही होता है। ये तो हम 1000 टाइम्स हम निकाल चुके हैं कि मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है, तो वो तो याद ही हो जाता है कि 500 डिवाइडेड बाय 8। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ए सॉल्यूशन टू द मोलर मास। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो 44 होता है, और गिवन अमाउंट को हमें निकालना है। तो इन सारी वैल्यूज को मैंने इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 0.00152, ये तो काई की वैल्यू है, इसको हमने मल्टीप्लाई करा जो हमारे वाटर के मोल्स है उससे, और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, ताकि हमारा गिवन अमाउंट ऑफ, मतलब ये N ऑफ CO2 आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है, इधर से मल्टीप्लाई करके 1.848 ग्राम्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई कार्बन डाइऑक्साइड की इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर। सो बेसिकली है तो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, जो हम मोल फ्रैक्शन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसी को ही यूज किया जा रहा है। कंसंट्रेशन ही हमें एट द एंड फाइंड आउट करनी है, बट फॉर्मूला थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। तो एक सिंपल फॉर्मूला था मेरे पास इधर ये, और मेरे को जब काई की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ, KH की भी निकाल सकती हूँ, इवन पार्शियल प्रेशर की भी वैल्यू मैं इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकती हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आज हमने हेनरीज लॉ को बिल्कुल क्लियर कर लिया। हेनरीज लॉ हमें क्या बताता है, ठीक है, क्या उसकी डिपेंडेंस किस पे, प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंस है, ये चीज हमें बताता है। फिर उसके एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ क्या क्या है कि कॉक बेवरेजेस में, स्कूबा डाइवर्स पे, हाई एल्टीट्यूड में, ठीक है। फिर हमने देखा कि KH की वैल्यू कैसे डिक्रीज इंक्रीज करेगी, और सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी KH की वैल्यू के ऊपर। देन वी परफॉर्म दिस न्यूमेरिकल, and this is all about today's lecture, that is Henry's law. I hope this is very clear to you guys. Thank you students, we'll meet you in the next lecture. Thank you from the World Student.